जज़ा चलें बेटा। क्यों सिग्नल नहीं? जी बेटा, हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह 3 दिन में हम इसकी थ्योरी खत्म करेंगे। बेटा बस इधर हो जाएँ, साथ हो जाएँ, साथ हो। नहीं जी, 3 दिन में इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करके अगले 2 से 3 दिन जो है वो हम इसके न्यूमेरिकल करें, ठीक है? तो आज 31 है, यकम 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 तक जो है 1 दिन दरमियान में संडे का आ जाएगा, तो हमारे पास रफली 5 दिन होंगे, तो हम 3 से 4 इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे बाकायदा, या 2 न्यूमेरिकल करके 3-4 इसके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और वो ज़रा लेवल उनका स्ट्रेंथ होगा। और एक और बैच चल रहा है, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो उनको जो कराए हैं वो साथ वीडियो दे देंगे आपको। क्लियर हो गया? उनको यानी 17, 18, 19 जो है, उनको साथ डिस्कशन हुई है या उनको कराए हैं, तो वो आपको वीडियो देंगे, तो हम इस तरह मिक्स करके इसको कर लेंगे। चलें, लें जी, वो कहता है जी नाम इसका सेल्स टैक्स एक्ट है, हमें पता है। पूरे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है, ठीक है। डेफिनेशन टैक्स पीरियड 1 महीने का होता है और बोर्ड चाहे तो वो 3 महीने का बना सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। ड्यू डेट जो है वो 15 होती है। जिस महीने की डाटा होता है और उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके एंड से अगला जो महीना है उसकी 15 तारीख, ठीक है। जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है तो जनाब उसकी ड्यू डेट क्या होगी? 15 फेब। बोर्ड चाहे तो कुछ और बंदों के लिए और क्लासेस के लिए वो रख सकता है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर एक है मैन्युफैक्चरर, वो नीचे आएगा, ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चर ऐसा प्रोसेस जिसमें अकेला कोई आइटम या बाकी आइटम के साथ मिलके, जैसे ये एसी है, ये सिर्फ प्लास्टिक से नहीं बना, लोहा, कॉपर और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। आइदर कन्वर्टेड इनटू डिस्टिंक्ट आर्टिकल, क्लियर हो गया, प्लास्टिक वगैरह लेके एक नई चीज बना दी, या सो चेंज ट्रांसफॉर्म्ड और रीशेप दैट इट बिकम केपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। शीशा लिया, वो पहले चेहरा देखने के लिए था, उसको काट के छोटे छोटे शीशे बना दिए, गाड़ियों के साइड मिरर बना दिए, अब पुट डिफरेंटली कर लिया, तो ये भी मैन्युफैक्चरर है। एंड इंक्लूड एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और इन सैलरी इन जो है कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इवन किसी चीज को आप बनाने के दौरान उसको मेल्ट करते हैं, उसको सुखाने के लिए रखते हैं, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसी तरह से अगर जनाब आपने कोई चीज ली है, जैसे मकई ली है, उसको सिट्टे से निकाल के बेच रहे हैं, तो ये भी आप क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। चले, इस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग है, पब्लिशिंग है, लिथोग्राफी और इनग्रेविंग है, ठीक है। अगले दिन हमारा एक क्लाइंट है, उसने प्याज लिए और प्याज को फ्राई करके पैक करके बेचता है, उन्होंने कहा भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस है ना, उसने चेंज कर दिया। चले, तो हाँ फ्राई बिक रहे हैं अब मेरे ख्याल है, तो अब तो ये इंडस्ट्री इधर ही जा रही है कि रेडी टू कुक फूड हो आपके पास। फिर प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, अगर आप कोई चीज लेते हैं बड़ी मिकदार में और उसको छोटी छोटी बोतलों में भर के बेचते हैं, तो भी ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर क्या होता है? जो ये सारे प्रोसेस करे। नीचे है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर जो कि इस सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है। फिर कौन से वाला? अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि सम टाइम मटेरियल आपका होता है या नहीं, इसमें टॉल मैन्युफैक्चरर, जैसे अगर होंडा मोटर वाले जनरल टायर वालों को दे कि भाई हमें टायर बना के दे दो, मटेरियल हमारा होगा, तो जनरल टायर वाले, हालांकि मटेरियल उनका नहीं है, फिर भी वो सर्विसेज नहीं दे रहे, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दे रहा, लेकिन हम कहेंगे भाई तुम भी मैन्युफैक्चरर हो। फिर कौन से वाला? फिर वो कहता है अ पर्सन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, डाइल्यूटिंग, ये सारे काम कर रहा है, तो वो फिर क्या है? वो मैन्युफैक्चरर है, ओके। फिर कहता है कि अगर मैन्युफैक्चरर बैंकरप्ट हो जाए या लिक्विडेट हो जाए, ठीक है, तो जो लिक्विडेटर होगा अब वो उसके एसेट की देखभाल कर रहा होगा, तो अब मैन्युफैक्चरर अब मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि वो लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी जो है, तो वो क्या है?
वो मैन्युफैक्चरर है। फिर क्या है जनाब, अगर किसी के पास राइट्स आ जाए या पेटेंट आ जाए मैन्युफैक्चरिंग का और अभी उसने मशीनरी नहीं लगाई तो फिर भी वो क्या है, मैन्युफैक्चरर है। लेकिन अगर आप रिफंड क्लेम करने जाएं, ठीक है, जो है अगर आप रिफंड क्लेम करने जाएं तो जो है उसी को मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। रिफंड किसको मिलता है, एक्सपोर्टर को, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरर माना जाएगा जो एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उसके पास प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है। यानी मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे अगर आपने राइट ले लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरर अगर रिफंड लेने जाए तो उसके पास मशीनरी होना जरूरी है। वापस चलते हैं। रिटेल प्राइस, एक होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक होती है रिटेल प्राइस। वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स लगता है। रिटेल प्राइस के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि लिखी हुई प्राइस पे लगता है। जैसे थर्ड शेड्यूल आइटम है, उनकी 100 रुपए की चीज 80 रुपए पे सेल की, तो टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स किस पे लगेगा, 100 रुपए पे लगेगा, 80 रुपए पे नहीं लगेगा। तो 80 रुपए पे चाहे सेल की है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, अगर डिस्काउंट दे दिया किसी को 20 रुपए और कितने की सेल कर दी है 80 की, तो 80 पे टैक्स लगता है, 80 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन थर्ड शेड्यूल आइटम आगे हम पढ़ेंगे कौन से वाले हैं, उन पे क्या लगता है, रिटेल प्राइस। क्लियर हो गया, रिटेल प्राइस और ये हमने डिस्कस कर लिया। वो कहते हैं एक से ज्यादा अगर रिटेल प्राइस है तो हाईएस्ट प्राइस विल बी कंसीडर्ड एज ए रिटेल प्राइस। यानी एक रिटेल प्राइस 100 रुपए लिखी है, 120 रुपए लिखी है, तो 120 को कंसीडर किया जाएगा। ले जी आगे चलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री होती है, ठीक है, और ये घरों में जैसे बुटीक वगैरह खोल ली। अब बुटीक खोल रही है कपड़े को काट के, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। लेकिन इसको इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कौन सी वाली कहती है, कॉटेज। होता क्या है, घर में है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी नहीं है, इंप्लाई भी 10 से कम है और 8 मिलियन से कम इसका क्या है, टर्नओवर है, तो इसको कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री को जो सेल करेगा फर्दर टैक्स नहीं लगाएगा, जो कि अनरजिस्टर्ड पे लगता है। कॉटेज इंडस्ट्री पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। कॉटेज इंडस्ट्री जिसी को सेल करेगी तो वो किसी को टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। मैन्युफैक्चर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होता है, कॉटेज इंडस्ट्री लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होती। क्लियर है, ले जी आगे चलते हैं। ओपन मार्केट प्राइस, ऐसी प्राइस जिस पे कोई आइटम मार्केट में सेल हो सके, और अगर ओपन मार्केट मौजूद नहीं है तो फिर सिमिलर सप्लाई की वर्ड यूज होता है। अगर उस सप्लाई का नहीं पता चल रहा तो उस जैसी कोई सप्लाई मार्केट में जो कि क्लोजली रिजेंबल करती हो क्वांटिटी में, क्वालिटी में, बिल्कुल उस चीज जैसी। जैसे जो है अगर कह ले बाटा का कोई जूता है तो जो है सर्विस का कोई जूता क्या है, उसकी सिमिलर सप्लाई, सिमिलर सप्लाई। इस तरह से अगर मरिंडा है तो फांटा क्या है, सिमिलर सप्लाई। चले आगे चलते हैं। सप्लाई चेन, जिस जब गुड्स शुरू होती है, जैसे गंदम, गंदम से आटा, आटा से ब्रेड, ब्रेड से फिर ये सारे लोग जो है क्या कहलाती है, सप्लाई चेन। तो ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर क्या कहलाती है, सप्लाई चेन। मैन्युफैक्चरर हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। रिटेलर, एक बंदा जो जनरल पब्लिक को गुड्स बेचता है ताकि जनरल पब्लिक कंज्यूम कर सके। मींस अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पर्पस पब्लिक फॉर कंजम्पशन, वो कंज्यूम करेंगे, आगे नहीं बेचेंगे। सम टाइम जो है बंदा इंपोर्ट भी करता है, आगे रिटेल करता है, सम टाइम मैन्युफैक्चर भी करता है, आगे रिटेल करते हैं। ओके, अगर ऐसा कोई बंदा है तो वो अपनी होलसेल प्राइस और अपनी रिटेल प्राइस अलहदा से मेंशन करेगा, ठीक है। और रिटेलर जो है अपने सारे रिटेल आउटलेट्स का, जैसे निशात वाले हैं, अगर जाएं आप किसी आम जो है उसके पास, फैब्रिक वालों के पास, उनके पास भी निशात का कपड़ा पड़ा होता है। क्लियर हो गया। इसी तरह से बाटा शूज वाले, आम शॉप वालों ने भी बाटा के जूते रखे होते हैं, और बाटा खुद भी एज ए रिटेलर कर रहा है। क्लियर हो गया, मैन्युफैक्चरर भी है, आगे रिटेलर भी है। और तो फिर ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये आम बंदे की शॉप है या ये किसकी है, बाटा वालों की। तो बाटा वालों ने अपने जो उसके आउटलेट होंगे उनको क्या करना है, एफबीआर को बताना है ये आउटलेट मेरे हैं और ये बाकी प्राइवेट लोग हैं, मुझसे माल लेके जाते हैं, खुद बेचते हैं। वो बाटा के भी बेचते हैं, स्टाइलो को भी बेचते हैं, सर्विस के भी बेचते हैं। होलसेलर, ये पता चल गया जी, होलसेलर, ठीक है। होलसेलर में डीलर भी शामिल है, और ऐसा बंदा जो कि रेगुलरली चाहे बेचे चाहे कभी कभार बेचे, लेकिन वो बिजनेस करता है। कौन से वाला बिजनेस,
होलसेल बेस पे बाई और सेल करता है, यानी एक एक करके आइटम ना खरीदता है ना बेचता है, दर्जन में सैकड़े में खरीदता है, खरीद बेचता है। फिर कौन से वाला, वो जो है गुड्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, बाई होलसेल। देखिए बाई करता है, सेल करता है, और इधर क्या करता है, सप्लाई। ऑलमोस्ट एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही बात है, बस सप्लाई जो होती है, सप्लाई और सेल में क्या फर्क है। सेल जो है, जरा देखिए, सेल है मैंने इस भाई को सेल कर दी, सप्लाई क्या है, मैंने इनको गिफ्ट दे दी, फिर भी क्या मान लिया जाए, अब ये सेल नहीं है, लेकिन ये क्या है, सप्लाई हो गई, मैं घर ले गया, सेल नहीं है, यानी मैं एज ए बिजनेस उसको अपने सेल में नहीं ऐड करूंगा, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे भाईजान सप्लाई हो गई। क्लियर हो गया। तो सप्लाई एक वाइडर टर्म है, और सेल क्या है, जो नॉर्मल सेल होती है, जैसे पंखे उठा के मस्जिद में लगवा दिए, सप्लाई हो गई, लेकिन उस बिजनेस की सेल नहीं है, लेकिन उन्होंने पकड़ के उसको क्या कर दिया, तो सप्लाई एक वाइडर टर्म में, चले ओके हो गया। फिर कौन से वाला, फॉर कैश या डेफर्ड पेमेंट, यूजुअली जो है उधार पे भी माल होता है। अच्छा, इसमें ऐसा बंदा भी शामिल है जो कि एज ए एजेंट काम करता है, चीजें किसी और की होती है, वो अपने पास रख के बैठा होता है। और इसमें ऐसा बंदा भी शामिल है जिसका लोगों को कहा हुआ है कि भाई इसको पेमेंट करते हुए आपने टैक्स विदहेल्ड जरूर करना। चले ये वाला क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। इंपोर्टर, जो पाकिस्तान में गुड्स इंपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में क्या फर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर एक अथॉरिटी का नाम है, होलसेलर बल्क में चीजें खरीदने और बेचने का नाम। डिस्ट्रीब्यूटर क्या, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या किसी की तरफ से स्पेसिफाइड एरिया के लिए किया जाता है। बरगद मार्केट में अलग डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, और जो है लाहौर से बाहर कोई और होगा। तो ये मैं अगले दिन एक बंदे के पास गया तो वो मुझे बता रहा था कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है लाहौर की और शेखुपुरा की। मैं कि ये नहीं हो सकता, तो उसने बकायदा अलहदा से खुद को दोनों में रजिस्टर्ड कराया हुआ था, यानी शेखुपुरा का अलहदा, जैसे एक बंदा है उसकी दो कंपनीज हो सकती है, यस हो सकती है, तो इस तरह से उसने दो बिजनेस रजिस्टर्ड करवाए थे, एक की जुरिस्डिक्शन शेखुपुरा की जुरिस्डिक्शन कौन सी वाली, एक अथॉरिटी है बकायदा, लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि लोग जो है फर्दर सप्लाई के लिए उससे खरीदे। ओके, include a person who in addition to being a distributor also sells goods, कौन से वाले, होलसेल और रिटेल में। क्लियर हो गया। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो होलसेल और साथ में रिटेल का बिजनेस भी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूट ओके। एक्टिव टैक्स पेयर, भाई चार काम अगर ना करें तो आप एक्टिव टैक्स पेयर होंगे। नंबर 1, आप 2 कंसेक्टिव रिटर्न फाइल ना करें तो आप क्या बन जाएंगे, इनएक्टिव। और अगर करते रहे तो आप अपनी सालाना रिटर्न फाइल करते रहे तो एक्टिव टैक्स पेयर, और अगर नहीं इनकम टैक्स की, और अगर इनकम टैक्स की आप रिटर्न दोबारा से, अगर आप सेल्स टैक्स की 2 महीने की रिटर्न नहीं करते आप इनएक्टिव, और अगर करते रहे तो एक्टिव। अगर आप अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते रहे तो एक्टिव है, और अगर छोड़ दी तो इनएक्टिव। आगे चल, आप अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली होती है वो फाइल करते रहे, जहां पे एनुअल होती है तो आप एक्टिव हैं, और अगर करना छोड़ दी इनएक्टिव। क्लियर। या फिर ब्लैक लिस्ट या जो है सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट हो जाए तो इनएक्टिव हो जाएंगे। ये 4 काम है। आगे चलते हैं। ले जी, पर्सन वही वाला है जो किस में था, इनकम टैक्स में। कौन से वाला, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को उसने किस में रखा हुआ था, कंपनी में। यहाँ पे उसने उस किधर ऐड कर दिया, पर्सन। इसी तरह से कोई फॉरेन गवर्नमेंट है वो भी पर्सन है, कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, कोई रियासत फॉरेन गवर्नमेंट की वो भी, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, ठीक है, यूनिसेफ वगैरह भी क्या है, पर्सन है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स होता है, यस होता है, किस पे होता है, सर्विसेज पे। ओके, आगे चलते हैं। सेल्स टैक्स से क्या मुराद है भाई, सेल्स टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी, ये सारा कुछ, या कोई भी इस अंडर इस एक्ट, जैसे एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है, वो भी क्या है, सेल्स टैक्स। ओके है। रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन जो रजिस्टर्ड हो या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, दोनों में फर्क क्या है। रजिस्टर्ड इनपुट क्लेम कर सकता है, लेकिन जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है उसको आउटपुट तो देना पड़ेगा, लेकिन इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, वो बेनिफिट नहीं ले सकता, हैं दोनों रजिस्टर्ड पर्सन। आगे चलते हैं। गुड से मुराद है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, सवाए मनी, स्टॉक, शेयर्स,
और एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम क्या है? प्रोमिसरी नोट, जिसने पैसे देने हैं ना, एक्शनेबल क्लेम, अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये सारी चीजें गुड्स से नहीं, हालांकि मूवेबल हैं, लेकिन ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। आगे चलते हैं। इंटरमीडिएट जो रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए मदद देते हैं। टैक्स इनवाइस सेक्शन जो है 23 में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इनपुट अब है इंपॉर्टेंट, पहले आउटपुट फिर इनपुट, एक आउटपुट दूसरे का, तो जो आउटपुट में आएगा इनपुट में तो वाजी तौर पर आएगा। क्लियर हो गया? ये पढ़ते हैं। पहला टैक्स जो कि लगाया गया सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द, मैं जितनी भी सप्लाई करूंगा तो मेरा टैक्स होगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो इस्लामाबाद में सर्विस पे टैक्स लगाया जाता है वो भी आउटपुट का पार्ट है। क्लियर हो गया? तो इस्लामाबाद में सर्विस पे टैक्स भी आउटपुट का पार्ट है, क्योंकि वो किसी वो उसमें नहीं है, सूबे में नहीं है। और फिर जो मैं करूं अगला कौन से वाला कि बाज दफा फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं सेल्स टैक्स मोड में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड, तो चाहे वो गुड्स पे है चाहे सर्विसेज पे है तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन अगर वो किस में, अगर तो नॉर्मल लगाया गया तो वो फेडरल एक्साइज में जाएगी, सेल्स टैक्स में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको सेल्स टैक्स मोड में लगाया गया तो वो क्या होगी? वो भी आउटपुट का पार्ट बन जाएगी। जरा देखिएगा, टैक्स चार्ज अंडर कौन से वाला, लेकिन है किस मोड में, तो अंडरलाइन करेंगे सेल्स टैक्स मोड। अगर अब ये ना लिखा तो गलत है। लेकिन जी चाहे वो गुड्स पे है चाहे वो सर्विसेज पे है, तो इसका मतलब है यही मेरे आगे क्या बन जाएंगे? इनपुट। ये तीन तो मेरे इनपुट हो गए। ऊपर ढूंढते हैं कहीं पे, नंबर 1 ये है सप्लाईज मेड और ये है सप्लाई रिसीव्ड। क्लियर हो गया? ये इसके बाद सी पॉइंट, टैक्स जो लगाया गया सेल्स टैक्स एक्ट के, लेकिन कौन से वाले, और सॉरी फेडरल एक्साइज एक्ट के, लेकिन कौन से वाले मोड में, चाहे गुड्स पे हो चाहे सर्विसेज पे। और तीसरा कोई आ रहा है इस्लामाबाद वाला? इस्लामाबाद, अच्छा वो सर्विसेज में आ जाएगा ना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वो सर्विसेज में आ जाएगा। चले, ये अब ए हो गया हमारा और सी हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा ये बताएं, अगर आप कोई चीज पाकिस्तान से खरीदे तो वो हो गया, आपने चीजें रिसीव की हैं। आप इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं, आपने चीजें इंपोर्ट की और उस पर टैक्स लगा, बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप ये लैपटॉप तैयार कर रहे हैं, इसको बेचेंगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन इसको तैयार करते हुए हो आपको सर्विस भी लेनी पड़ सकती है। मसलन इसका डिजाइन बनवाया, इसकी शेप बनवाई, वो सर्विस है। तो सर्विस इनपुट में शामिल है, सर्विस आउटपुट में शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आउटपुट आपका प्रोवेंशियल में चला जाए। ये कहीं चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा है। चले लें जी, प्रोवेंशियल सेल्स टैक्स जो कि लगाया गया, ठीक है, प्रोवाइडेड टू द पर्सन एक्सक्लूडिंग कौन से वाली, दो सर्विसेज जो कि बोर्ड रोक देगा, सवाए उन सर्विसेज के जिनको बोर्ड ने रोक दिया। सारी की सारी सर्विस किसका पार्ट है? इनपुट का। आउटपुट का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये किस में चली जाती है? ये तो प्रोवेंशियल में चली जाती है। फिर इनपुट का पार्ट क्यों है? भाई जो मैं चीज बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट का पार्ट है, तो लिहाजा मैं, अच्छा इसका मतलब है सर्विस। अच्छा इसमें फिर इस्लामाबाद वाली सर्विस भी आ गई। यस, इस्लामाबाद में सर्विस नहीं, किसी वो आ गई। और आखिरी कौन से वाला, कश्मीर से कोई चीज खरीदी, अब कश्मीर तो कोई और मुल्क है, क्या उस पे गुड्स डिक्लेरेशन, एलसी ये सारे बनते हैं, वैसे जाके खरीदा? अगर तो उसमें गुड्स डिक्लेरेशन बनती तो वो आ जाती इंपोर्ट में। अब वो नहीं बनती तो सारे के सारे वहां पे पैसे कौन किसके चलते हैं? पाकिस्तान के। तो जो हम सेल्स टैक्स एक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं वहां भी यही चलता है। लिहाजा उसने क्या किया है, टैक्स जो लगाया गया अंडर सेल्स टैक्स एक्ट एज अडॉप्टेड बाय, है सेल्स टैक्स मुझे लगाया है मुजफ्फराबाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद में बैठे किसी बंदे ने, मीरपुर आजाद कश्मीर में बैठे किसी बंदे ने, लेकिन मैं उसको एज ए इनपुट क्लेम करूंगा। ले जी, जब आउटपुट की बात करते हैं तो जो गुड्स पे है, जो मैंने सप्लाई की है, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है चाहे गुड्स पे है, लेकिन सेल्स टैक्स मोड में मैंने लगा के भेज दिया, और आखिरी जो मैंने सर्विसेज दी हैं इस्लामाबाद में, वो मेरा आउटपुट है। क्लियर हो गया? इनपुट में ये तीनों चीजें शामिल है। साथ में शामिल है जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो उस पे टैक्स, साथ शामिल है कौन से वाला, जो मैं सर्विसेज लेता हूं उन पे टैक्स, और साथ शामिल हैं जो मैं कश्मीर से चीजें लेता हूं उन पे टैक्स। क्लियर हो गया? ये मेरा इनपुट हो गया, आउटपुट। ये बड़ा ख्याल रखना है आपने, इसको संभाल के रखना है। लें जी, टैक्स लगाते किसका है? एक बंदे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट। इसको जरा समझते हैं, आ जाए इधर।
इंपोर्टर है, उसने माल मंगवाया, उसने किसको बेचा? मैन्युफैक्चरर को। इंपोर्टर ने माल मंगवाया और किसको बेच दिया? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने आगे किसको बेचा? रिटेलर। इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। हमने नहीं देना, हमने तो आगे वसूल करना है किससे? कस्टमर से। लें जी, उसने इंपोर्ट की कितने की? 200 रुपए की, और बेची कितने की? तो जो सेल्स पे टैक्स होता है उसको कहते हैं आउटपुट, और जो परचेज पे होता है उसको इनपुट। चाहे वो लोकल ले चाहे इंपोर्ट करें। तो इसका आउटपुट कितना? 300 पे 18% कितना? 54। और ये दे कितने आया था? 200। 200 पे 18% कितना? 36। अब ये कहते मैंने तो नहीं देना। अब जैसे ही 54 इसके पास आएगा, गवर्नमेंट पहुंच जाएगी, 54 रुपए निकालो। ये कहेगा भाईजान मैं 36 रुपए दे आया, तो मैंने तो टैक्स नहीं देना, ये तो किसने देना है? एंड कंज्यूमर ने। वो कहेंगे अपने कितने लेस कर लो, 36 रुपए लेस कर लो, और हमें बाकी कितने दे दो? 18। अच्छा ये बताएं गवर्नमेंट को ये कितने दे रहा है? 18 रुपए। पहले कितने दे आया था? 36। टोटल गवर्नमेंट के पास कितने पहुंच गए? 54 रुपए। एग्जैक्टली उतने पहुंचे। अब इसने कितना टैक्स लगा के दिया मैन्युफैक्चरर को? 54 रुपए। जो मैन्युफैक्चरर होगा वो 300 रुपए की चीज खरीदेगा, प्लस कितना टैक्स? 54। इसको वो कितने दे जाएगा? 354। ये कहेगा 300 मेरी क्या है? सेल है। और गवर्नमेंट का पेएबल क्या 54 के 54 पे कर देगा? नहीं, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर ले। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ले जी, मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैन्युफैक्चरर के पेट में दर्द है क्योंकि उसका इनपुट कितना है? 54 रुपए। उसने आगे जो चीज बेची वो कितने की है? 700 रुपए की। ये अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जी, बोले बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए जी। हाँ, ये बात सुनिए इसकी। यार तो वैसे मांग लिया कर बात, तुझे कोई जगह अलाट कर देते। हाँ, लेक्चर रोक के इसकी बात सुन, मुझे बोतल पिला। एक्सरे उठाए फिरते हैं ऐसे बंद। प्लीज अगली बात मैं यहाँ पे नहीं कह रहा। नहीं जी, 700। नहीं जी, 700 रुपए का उसने बेचा, और उस पे कितना? 18%। अब गवर्नमेंट कह रही है मुझे कितने दो? 126। उसने कहना नहीं भाई, मैं पीछे 54 रुपए दे आया था। गवर्नमेंट कहती है वो लेस कर दो, बाकी तो पे करो ना। अब गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आ गए? पहले वाले ने कितने दिए थे? 36 रुपए। 36 रुपए उसने जब खरीदा था, 18 रुपए बाद में, तो गवर्नमेंट के पास कितने आ गए? 54 रुपए। प्लस अभी ये कितने दे रहा है? 72 रुपए। इकट्ठे करें तो 126 बने। गवर्नमेंट अपना पूरा हिसाब कर लें जी। अब ये बंदा बेचारा 126 रुपए दे आ गया, इनपुट इसका क्लियर हो गया। और आगे इसने बेचा 950 का, ठीक है। 700 का लेके कितने का बेचा? 950 पे टैक्स बनता है 171 रुपए। गवर्नमेंट ने कहा अपने 126 निकाल लो और मुझे कितने पे कर दो? बाकी 45। ये 45 126 में ऐड करेंगे तो वो पूरे हो जाए। क्लियर है? चले, ये इस तरह से कंसेप्ट चलता है। चले आगे चलते हैं। लें जी, टैक्सेबल गुड्स। नहीं जी, टैक्सेबल गुड्स ऐसी गुड्स जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका मतलब है फिर दो तरह की गुड्स होती है, एक होती है टैक्सेबल गुड्स, एक होती है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में फर्दर दो तरह की होती है, एक पे टैक्स लगता है, एक जीरो रेटेड होती है। जिन पे टैक्स लगता है वो फर्दर दो तरह की होती है, एक पे 18%, एक पे कम या ज्यादा 25% भी लगता है और 10% भी लगता है, रिड्यूस रेट। चलो एक ट्री बना लेते हैं ताकि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर है। तो जितनी भी गुड्स होती है वो दो तरह की, ठीक है। एक है एग्जेम्प्ट, एक है टैक्सेबल। टैक्सेबल में दो तरह, एक जिन पे टैक्स लगता है, ठीक है, वो 1 से लेकर 25% तक, और एक है कौन से वाले? जीरो रेट। इन पे टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 0%। इसमें शामिल है एक्सपोर्ट, ऐसे आइटम जो कितने कौन से शेड्यूल में? 5th शेड्यूल में।
ठीक है, और इसमें शामिल है अगर कोई कन्वेंस मुल्क से बाहर जा रही हो उस पे कोई प्रोविजन करे तो वो भी किस में आ जाती है, जीरो रेट। क्लियर हो गया। और गवर्नमेंट का चाहे तो वो किसी इमरजेंसी में भी कुछ आइटम को क्या करा सकती है, जीरो रेट। तो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड जो आइटम फिफ्थ शेड्यूल में है, जीरो आइटम जो प्रोविजन टू ए कन्वेंस जो कि जिसकी डेस्टिनेशन क्या है, आउटसाइड द पाकिस्तान है। यानी लाहौर में आपने खाना दिया और वो कराची जा रहे हैं, ये जीरो रेटेड नहीं। लाहौर में आपने खाना दिया किसी ऐसे एरोप्लेन पे जो कि तुर्की जा रहा है, यस ये जीरो रेटेड हो जाए। इधर लाहौर में आपने फ्यूल डलवाया किसी जो है एरोप्लेन पे और वो कराची जा रहा है, ये जीरो रेटेड नहीं। अगर वो तुर्की जा रहा है तो यस ये जीरो रेट। ओके, फिर कौन सी वाला टैक्स, ये कौन से वाला, ये फर्दर दो तरह की हो जाती है, बल्कि तीन तरह की। एक पे तो 18%, इनको कहते हैं नॉर्मल टैक्स। एक पे होता है जनाब जो है मोर देन 18, ठीक है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर 18 जैसे 25% कुछ चीजों की इंपोर्ट पे, ठीक है, कुछ चीजों की लोकल सप्लाई पे भी 25%, ठीक है। कुछ होती है जिनका क्या कहता है रिड्यूस रेट, रिड्यूस रेट जैसे 10% वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया। तो कुछ 18%, कुछ मोर देन 18, कुछ लेस देन 18। तो तीन तरह की कैटेगरीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से कुछ पे 5% भी है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। अब जब एग्जाम्प्ट की बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। एक है जो जिन पे टैक्स लगता है 1 से कितनी तक, 25 तक, इससे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स है कुछ, ठीक है, तो उसको लहदा रख ले। ये क्या कौन से वाली है, ये जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात है किसकी तरफ, एग्जाम। जब भी गुड्स होती है या टैक्सेबल होंगी या एग्जाम, ये सारी टैक्सेबल, चाहे 18% से कम लगे, चाहे ज्यादा लगे, चाहे 18 लगे, चाहे जीरो रेटेड लगे, ये सारी टैक्सेबल। अब आते हैं एग्जाम्प्ट की तरफ। एग्जाम्प्ट वो हैं जिनकी ना इनपुट ना आउटपुट, इसका आउटपुट कोई नहीं है क्योंकि एट द रेट ऑफ 0%, लेकिन इसके इनपुट का फिर इन सब का रिफंड मिलता है, वो रिफंड क्लेम करता है। वो कहता है मेरा आउटपुट तो है नहीं, मेरा इनपुट भी मुझे क्या कर दो, रिफंड कर दो। इसकी सूरत में ना इनपुट ना आउटपुट, और इसको कौन सा शेड्यूल कहता है, 6 शेड्यूल में जो आइटम है वो सारे के सारे क्या एग्जेम्प्ट है। अब वो आपको जो है बुलाता कहां पे है, वो ये करता है, वो कहता है टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई अनरजिस्टर्ड है तो वो हमें हाई टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन वो हमें टैक्स चार्ज नहीं कर। फिर क्या कहता है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। भाई रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स चार्ज कर सकता है, लेकिन एग्जेम्प्ट पे टैक्स नहीं चार्ज कर सकता, एग्जेम्प्ट में वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। लिहाजा ये 6 शेड्यूल में ना इनपुट ना आउटपुट। क्लियर हो गया। इसका इनपुट तो होता है, इसका आउटपुट नहीं होता। इसमें रिफंड मिलता है, इसमें कोई रिफंड नहीं मिलता। इसमें रजिस्ट्रेशन लाजमी है, इसमें रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। ये रिटर्न फाइल करते हैं जीरो रेटेड वाले, ये वाले रिटर्न फाइल नहीं करते। ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। क्लियर हो गया, ये हमारा आ गया। चलिए टैक्सेबल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर करे, कोई भी करे, वो सारी की सारी टैक्सेबल एक्टिविटीज है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। हालांकि कोई भी सर्विसेज दे रहा है कौन, इम्प्लाई, इम्प्लायर को, ठीक है, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह से कोई अगर हॉबी है किसी की, मसलन वो टिकटें जमा करता है, हालांकि वो चीजें खरीद रहा है, हो सकता है वो लोगों को गिफ्ट भी देता हो, लेकिन ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, इस पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अब आते हैं सप्लाई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जब सप्लाई की बात करते हैं वो सिंपल, वो कहता है अगर तो आपने इनपुट क्लेम कर लिया, गवर्नमेंट से फायदा ले लिया, आपने आउटपुट देना ही देना। अब ये नहीं कह सकते इनपुट क्लेम कर लिया, वो चीजें तो मैंने गिफ्ट कर दी, वो कहते गिफ्ट कर दी सप्लाई हो गई। वो चीज तो मैं घर ले गया, घर इस्तेमाल कर ली, वो कहते घर इस्तेमाल कर ली, सप्लाई हो गई। वो चीजें तो मैंने दोस्त को दे दी, भाई दोस्त को दे दी, सप्लाई कर दी। वो तो सीईओ ले गया, सप्लाई हो गई। लेकिन मस्जिद मस्जिद में लगा दी, ठीक है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री वाली है, वो कहते हैं इतनी सीमेंट की बोरी बेची, बाकी किधर गई, हमने मस्जिद बनाई, वो कहते सप्लाई हो गई। एडमिन ऑफिस में लगा दी, ठीक है, सप्लाई हो गई। टेस्टिंग के लिए कुछ, वो एक क्वेश्चन है आपका, इक्विपमेंट बनाते थे और बेचते थे, उन्होंने अब वो इक्विपमेंट किधर लगा दिया, जो अपनी लैब में लगा दिया, ठीक है, तो वो कहते हैं सप्लाई हो गई। जब इनपुट क्लेम करे तो आउटपुट देना ही देना।
समझो सप्लाई होगी। इसी तरह से बैंक के पास आपकी चीजें पड़ी थी, बैंक के पास आपकी चीजें पड़ी थी वो, और आपने कोई उनको पैसे वापस नहीं किए, या डेट कोविनेंट जो एग्रीमेंट होता है उसको डेट कोविनेंट कहते हैं, आगे ये लफ्ज यूज होगा, डेट कोविनेंट की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने वो चीजें बेच दी, चाहे कम प्राइस पे बेची, तो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी क्या हो गई, सप्लाई हो गई। क्लियर हो गया, हर लिहाज। इसी तरह से आपने सैंपल दिया है किसी को, फ्री सैंपल, समझो सप्लाई हो गई। एक चीज में सप्लाई नहीं होगी, जब आप चीज वारंटी पे बेचे और बाद में वो खराब होके वापस आए और आप उसका पुर्जा या वो चीज नई उनको दे दे, ये सप्लाई नहीं होगी। वरना जैसे चीज देते जाए वो क्या होती जाती है, सप्लाई। सप्लाई कर दें, सेल कर दें, गिफ्ट कर दें, ठीक है, सीईओ को दे दें, अपने घर ले जाएं, जब इनपुट क्लेम करेंगे आउटपुट देना पड़ेगा, सप्लाई होगी नॉर्मल के हिसाब से। चले अगली बात, भाई वारंटी पे क्यों लेते, भाई वारंटी वाली चीज की वैसे ही प्राइस ज्यादा होती, तो ऑलरेडी वो प्रोविजन फॉर वारंटी पढ़ते नहीं, पढ़ा है कहीं पे, ठीक है। वारंटी जो देते, देखिए एक चीज है 100 रुपए की, जब वो वारंटी देगा तो वो उसको पता है ज्यादा से ज्यादा ये 20 रुपए का दोबारा इस पे खर्चा करना पड़ सकता है, वो उसको 100 रुपए की चीज नहीं बेचा, बल्कि क्या बेचता है, बेचता ही 120 की, इसलिए ऑलरेडी वो टैक्स हम चार्ज कर चुके होते हैं। वारंटी की चीज, एक बंदा है उसने कहा चीज खराब है, आपने उसको नहीं दे दी, सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि क्या किसके अंडर थी, वारंटी में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें अब साथ साथ बताता हूँ, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। ले जी पढ़ते जी जी। इनपुट का हम तब नहीं क्लेम करते जब हमारे पास आउटपुट आता है। नहीं नहीं नहीं, दोबारा 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 दोबारा, इनपुट हम तब नहीं क्लेम करते जब आउटपुट आता है। नहीं नहीं, जैसे ही खरीद, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं चले, अब इन्होंने पूछ लिया तो जैसे हमने देखे इस महीने में, जरा देख ले, इन्होंने चलो क्वेश्चन पूछ लिया जी, आगे जाके बताना था, इधर ही बता दो। ठीक है, आपके पास ये मैं एक डायग्राम बनाने लगा, इसको समझ ले। मेरे पास यानी ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सारे मैंने खरीदे हैं जनवरी में, समझिएगा सर। इनमें से मैंने 2 बेच दिए, ठीक है, किसमें, फेब में, फेब में या जनवरी में बेच दिए, यूं कर लो, जनवरी में इनमें से 2 बेच दिए और बाकी कितना बच गया, 1। अब मैं गया जो है फेब में, फेब में मैंने 4 और लिए, 4 बॉक्स, और एक मेरे पास कितना पड़ा था, पहले वाला, जनवरी वाला। अब मैं इनमें से 2 बेचता हूं, फिर अब मैं बेच कब रहा हूं, फेब में, एक बॉक्स वो वाला और उस पे इनपुट पहले कर चुका, बेच रहा हूं, मेरा आउटपुट होगा इन 2 बॉक्स का, लेकिन मेरा इनपुट होगा इन 4 बॉक्स का जो मैंने इस महीने खरीदे। तो जिस महीने जितनी सेल होती जाए और जितनी परचेज होती जाए, इनपुट और आउटपुट क्लेम ये ना देखें कि ये पहले वाला है या बाद में। तो पहले महीने मैंने इनपुट कितने का क्लेम कर लिया, 3 का क्लेम कर लिया, और आउटपुट कितने का, 2 का। अगले महीने 4 खरीदे तो 4 का। अच्छा, अगला महीना आया, मैंने सारे बेच दिए, किसमें, मार्च में। मार्च में मेरे पास कितने, ये 2 बिक गए थे, कितने पड़े थे, 3 के 3, तो मेरा आउटपुट कितना, 3, लेकिन मैंने खरीदा कोई नहीं, मेरा अब इनपुट 0। क्लियर हो गया। तो जिस महीने सेल करें आउटपुट, और जिस महीने क्या करें, परचेज करें, चाहे, इसलिए आउटपुट की डेफिनेशन भी ये आगे हम पढ़ेंगे। आपने चीज खरीद ली, बेचे ना बेचे इनपुट क्लेम कर ले, पहली बात। दूसरी बात, आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, इनपुट क्लेम कितने दिन तक करना है, इनपुट के पैसे कितने दिन तक दे देने हैं, 180 दिन तक। शाबाश, ये कंसेप्ट है, क्लियर है। तो ये नहीं कह सकते कि हम जनाब जब हमारा आउटपुट क्लेम करेंगे उस टाइम पे हम करना है। भाई जिस टाइम पे पहले महीने में 3 खरीदे, इनपुट क्लेम कर लिया 3 का, बेचे कितने, आउटपुट 2 का, ठीक है। इस अगले महीने आए, 4 और खरीद लिए, बेचे कितने, 2, लेकिन हमारे मेरे पास अब पड़े कितने हैं, 5 आउटपुट ये 2 का, इनपुट इन 4 का जो मैंने इस महीने खरीदे, और ये बिक गए, बाकी कितने रह गए, 3।
3 अगले महीने मैंने बेच दिए और इनपुट अगले महीने कुछ भी नहीं खरीदा, तो नो इनपुट और सारे का सारा। हम कहे भाई इनपुट क्यों नहीं, भाई आप पहले क्लेम कर चुके हैं, तो इसलिए जो बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इन सब का इनपुट क्या हो रहा होगा, कैरी फॉरवर्ड। इस दफा नया इनपुट नहीं होगा, पर ये नहीं है कि हमारे पास हम आउटपुट तभी क्लेम करेंगे, जो है सॉरी इनपुट तभी क्लेम करेंगे जब उसको बेचेंगे। बेचे ना बेचे, जिस महीने में खरीदे इनपुट क्लेम कर ले। चले, क्लियर हो गया बेटा जी। हम सप्लाई पढ़ते हैं आज। सप्लाई मीन्स सेल, सप्लाई मीन्स सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स एज ए ऑनर। जब मेरे पास एज एन ऑनर हक ना रहे किसी चीज पे, चाहे मैं गिफ्ट दे दूं, चाहे वो बैंक क्या कर दे, वो जो है डिस्पोज ऑफ कर दे ऑक्शन के थ्रू, मेरे पास तो हक ना रहा ना, मेरी चीज अब ना रही, भाई हो गई। इंक्लूडिंग सेल ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, चाहे किस्तों पे बेचो तो मेरा क्या हो जाएगा, सप्लाई हो गई। पुटिंग टू प्राइवेट यूज, घर ले जाऊं। पुटिंग टू बिजनेस यूज, एडमिन ऑफिस में यूज कर लो। पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज, मस्जिद में साथ यूज करवा दूं, चैरिटी कर दूं, ये सारी की सारी मेरी क्या हो जाएगी, ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। प्रोड्यूस्ड का क्या मतलब है, मैं इन पे इनपुट क्लेम कर चुका हूं। गवर्नमेंट कहेगी जो मर्जी करो, अब मुझे क्या करना है। अब जरा सुने, उसने चीजें ली, चीजें परचेज की और सीधा घर ले गया, क्या इनपुट क्लेम किया होगा, ना, ना इनपुट ना आउटपुट। चीजें ली, उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया, अब घर ले गया, अब सप्लाई है। क्यों, क्योंकि इनपुट ले, जिसका इनपुट लोगे उसका आउटपुट देना पड़ेगा, चाहे गिफ्ट दे। और जो खरीद के सीधे घर ले जाए, ना इनपुट ना आउटपुट। जैसे वो एक क्वेश्चन था, वो सीमेंट के बॉक्स खरीदता है और उनका क्या घर बना देता है। तो जब इनपुट लेंगे वो खड़े हैं भाई, लें जी आगे चलते हैं। जी 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 जी, अच्छा अच्छा, चले चले, ठीक है जी। बड़े आपकी बड़ी खिदमत याद रखी जाएगी, आपने मेरा बड़ा कंसेप्ट क्लियर किया है, तेरे कंसेप्ट पे लानत भाई। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट, आपने उधार देना था, उसने आपकी चीजें नीलाम कर दी, यूजुअली बैंक। तो आप समझेंगे मुबारक हो तुम्हारी सेल रोक रहा है, मेरी चीजें बैंक के पास पड़ी थी प्लेज के तौर पर, उसने क्या कर दी, उसने ऑक्शन कर दी, नीलाम कर दी। इसको सेल नहीं कहते, बेइज्जती वाला वर्ड है, नीलाम कर दी। तो आप वो एफबीआर वाले, यार बड़ी सेल हो रही है तुम्हारी, हाँ जी हर चीज सेल हो गई, बस ये मशीनरी खड़ी है, ये भी अनकरीब सेल होने वाली। नहीं जी, पोजेशन ऑफ द गुड्स इमीडिएट, ये कंसेप्ट सुने, जिस पे इनपुट दिया, सॉरी लिया, उस पे आउटपुट देना पड़ेगा। अब आप कहते हैं जी मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूं, डी रजिस्टर्ड कर दो मुझे। वो कहेंगे भाईजान ये आपके पास चीजें पड़ी हुई हैं, इन पे आप ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, इनपुट ले चुके हो, तो जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है वो आपकी सप्लाई बन जाता है। दोबारा से आपने इनपुट लिया, अब चाहे आप मर भी जाए, आपने क्या देना है, आउटपुट देना ही देना। वो आप कहते हैं मैं बिजनेस जी, वापस किसको, वो तो डेबिट क्रेडिट नोट होगा ना, वो तो डेबिट क्रेडिट नोट, वो तो डेबिट क्रेडिट नोट होगा ना, वो तो आगे आगे पड़े। जी जी, परचेज की, सेल नहीं की, जी जी, वो डेबिट क्रेडिट नोट वो तो है ना, वो डेबिट क्रेडिट नोट। जी जी, नहीं नहीं देखें ये सही कह रहा है, आगे चल के। अच्छा चले यार, जब रिटर्न कर दी तो डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन है ना, ये तो आपके पास पड़ी हुई है, आज डी रजिस्टर्ड होने लगे हैं। वो कहेंगे जो आपके पास चीजें पड़ी हैं, जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये आपकी क्या समझेंगे, सप्लाई। और जो वो वापस नहीं की, ठीक है, ये आपकी क्या है भाई, ये सप्लाई है आपकी। क्लियर है। तो भाई वो कहता है चले आ जाए, पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लें जी। पोजेशन, एक्सेस ऑफ इज एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये करना है, ठीक है, ज्यादा सोच बैठा। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स ही हेल्ड इमीडिएट, नहीं तेरी मैंने बात ही नहीं सुनी, तो कंफर्म में बकवास ही करेंगे। नहीं जी, पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, हाँ ठीक कह रहे, हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्टर्ड होने लगे हैं। तो जो आपके पास चीजें पड़ी हुई है, हालांकि सेल नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो क्या है, सप्लाई हो गई। आगे चलते, वो कहता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पर्सन, मैं जो है जनरल टायर कंपनी है और मुझे चीजें किसने भेजी, होंडा वालों ने, तो मैंने उनको बना के वापस भी तो करनी, तो जब मैं वापस करूंगा वो सप्लाई कहलाएगी। ठीक है,
द ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू द ओनर, या उसने किसी बंदे का कहा उसको चीजें वापस कर दे, तो जैसे होंडा वाले कहते हैं नहीं नहीं हमारी असेंबली फलां जगह पे होती है स्पेल में, आप उनको भिजवा दें, और होता भी इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे होती है। खैर आगे चलते हैं। ये टैक्सेबल सप्लाई, यस ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे उस कंसेप्ट पे जो हमने पहले पढ़ा था। टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। एग्जेम्प्ट की सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती। टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई मेड बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, हमें पता है सिर्फ टायर 1 वाला रिटेलर नहीं होगा, वो यूजुअली टैक्सेबल सप्लाई करे भी सही तो हम नहीं मानते। ओके, अदर देन एग्जेम्प्ट, इसका मतलब है टैक्सेबल सप्लाई क्या है, अदर देन एग्जेम्प्ट, इसका मतलब है टैक्सेबल सप्लाई में क्या शामिल है, जो है 18% वगैरह वाली भी शामिल है, और कौन से वाली, जीरो रेटेड भी शामिल है, और दूसरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ओके, जीरो रेटेड सप्लाई मींस टैक्सेबल सप्लाई विच इज चार्ज एट द रेट ऑफ 0%। पता है ना कौन से वाली, फिफ्थ शेड्यूल वाली, कौन से वाली जो एक्सपोर्ट करते हैं, और प्रोविजन ऑफ जो है प्रोविजन ऑफ गुड्स टू। चलें आ जाए, अब है टाइप्स ऑफ सप्लाई। वो कहता है भाई या तो आप टाइम ऑफ सप्लाई, टाइप नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई, फिर हायर परचेज, फिर है सर्विस। हम नीचे से शुरू करते हैं। सर्विस, सर्विस कब, सर्विस क्यों पढ़ रहे हैं हम तो गुड्स वाला ला नहीं पढ़ रहे, इनपुट का पार्ट तो है ना सर्विस, इनपुट, और इस्लामाबाद वाली आउटपुट भी है, यस हमें पढ़ना चाहिए। तो जिस टाइम पे सर्विस दें, इसका मतलब अगर सर्विस के पहले पैसे ले लिए वो सर्विस सप्लाई नहीं होगी। इस्लामाबाद वाली पैसे पहले ले भी ले, जब तक सर्विस रेंडर नहीं करेंगे वो सप्लाई नहीं कहलाए। इसी तरह से आपने किस्तों पे बेचा है, हो सकता है पहले कुछ एडवांस ले ले, पैसे ऐसा ऐसा आते रहेंगे, इन सब को छोड़ के जिस वक्त वो एग्रीमेंट एंटर करेंगे, आपका समझो क्या हो गया, सप्लाई हो गई। क्लियर हो गया? अब जरा सुने, आपने कहा एडवांस दो, उसने एडवांस दे दिया, अच्छा कंट्रैक्ट कल करेंगे, आज है 30 जून या 30 अप्रैल, और अगले दिन कंट्रैक्ट हुआ, अब बताएं अप्रैल में जाएगी या मई में, मई के महीने में, हालांकि पैसे पहले दे गया, क्योंकि कौन से वाला है, इंस्टॉलमेंट वाला। ये वाली बात समझ आ गई। अब आते हैं किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स बेच रहे हैं और इंस्टॉलमेंट पे नहीं बेच रहे, सर्विसेज नहीं है। इस सूरत में वो कहते हैं 3 बातें याद रखें। नंबर 1, अगर आपको पहले पैसे मिल जाए पूरे या पार्शियल पेमेंट, उसी टाइम पे समझो आपकी सप्लाई हो गई। दूसरे नंबर पे अगर वो कहता है कि, अगली बात सुनिए, वो कहता है आपने गुड्स डिलीवर कर दी, समझो सप्लाई हो गई, हालांकि अभी पैसे आपको नहीं मिले। तीसरे नंबर पे अगर आप कहते हैं भाई चीजें तेरी पड़ी हैं, जब दिल करे उठा जाना, इसको कहते हैं मेड अवेलेबल, समझो सप्लाई हो गई। इस सूरत में जो सेल कर रहा है या पैसे रिसीव कर रहा है उसकी सप्लाई हो गई, और जो परचेज कर रहा है या एडवांस पेमेंट कर रहा है उसकी समझो परचेज हो गई, और उसने इनपुट क्लेम करना है। आगे सुने, इनपुट क्लेम करने के लिए जरूरी होता है आपके पास इनवाइस हो, लेकिन अगर आप पार्शियल पेमेंट करें एडवांस, दोबारा से आपने पेमेंट की, सप्लाई हो गई। 3 बातों से सप्लाई होती है। नंबर 1, गुड्स आपको डिलीवर हो जाए और आप किसी को डिलीवर कर रहे, आपकी सप्लाई हो गई। आपने गुड्स मेड अवेलेबल कर दी, भाई उठा लो, समझो सप्लाई हो गई। आपने एडवांस पैसे पकड़ लिए, पूरे के पूरे या पार्शियल, आपकी क्या हो गई, सप्लाई हो गई। आधे आधे पैसे पकड़ लें या पूरे, जितने पैसे पकड़े उसका 18% देना पड़ेगा। तो जो ले रहा है उसको गुड्स डिलीवर हो गई, इनपुट आ गया, उसको गुड्स मेड अवेलेबल हो गई, वो इनपुट क्लेम कर सकता है। उसने पेमेंट दी, ना गुड्स आई ना मेड अवेलेबल, वो पूरी पेमेंट भी हो सकती है और पार्शियल पेमेंट, समझो उसकी इनपुट हो गया। इस शर्त में वो वाली जो इनवाइस वाली शर्त है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। यूजुअली आप तब ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं जब आपके पास इनवाइस हो, आपके नाम पे हो, आपका STRN लिखा हो, आपने एडवांस पेमेंट की, वो इनवाइस करेगा, आपका इनपुट होगा।
बगैर इनवाइस के। हालांकि वो अब इनवाइस करेगा तो किस चीज की करेगा, आपने आधी पेमेंट दी है, उसने आपको मशीनरी देनी है, आपने आधी पेमेंट दी है, तो क्या आधी मशीनरी की इनवाइस करेगा? नहीं, वो बस कहेगा मेरी सेल हो गई ऐसे प्रोविजनली, और आप क्या कहेंगे, मेरी परचेज हो गई। चले, ये वाला पॉइंट मैंने सारा बता दिया, आगे चलते हैं। ये वो पार्ट पेमेंट। कंपनी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है, उससे थोड़ी सी मुख्तसर है। आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया कौन से वाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई कल करेंगे, एक दो और टॉपिक कर लेते। नहीं कल करेंगे, नहीं आज। ले जी, रेट कितना है? 18%। दो जगह पे लगेगा। लोकली आपको देना पड़ेगा दो जगह पे। लोकली आप सप्लाई करें या आप इंपोर्ट करें। जब सप्लाई करते हैं आप बेचते हैं, और जब आप इंपोर्ट करते हैं आप खरीदते हैं, दोनों जगह पे आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो जी 18% रेट है, वैल्यू पे लगता है। वैल्यू कल पढ़ेंगे किस तरह से होती है। टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान irrespective of their final destination, चाहे वो पंजाब में जाए, चाहे वो केपीके में जाए। जी जी जी, तो रिड्यूस रेट वाला वो 18 बजाय की बजाय अगर हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसमें भी आगे कॉम्प्लिकेशन है, हम नहीं जाते उसमें। आप कह रहे हैं उस पर कम रेट हुआ है, तो वो 18% की बजाय किस रहेगा, तो फिर भी टैक्सेबल में आएगा ना। कस्टम ड्यूटी अलग है, हम कस्टम एक्ट पढ़ ही नहीं रहे, हम फेडरल एक्साइज एक्ट नहीं पढ़ रहे। लेकिन फेडरल एक्साइज एक्ट अगर किस मोड में लगे, सेल्स टैक्स में, हम उसके जिम्मेदार। बस ले जी, फर्दर टैक्स। भाई आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड थे और रजिस्टर्ड नहीं हुए, या आप इनएक्टिव हैं। रजिस्टर्ड तो है, क्या है, इनएक्टिव, तो आपको 18 के साथ 4% मजीद भी लगेगा। क्लियर हो गया? ले जी, ये बॉटम लाइन फिगर है। बॉटम लाइन फिगर से क्या मुराद है, ना ये इनपुट में आएगा ना ये आउटपुट। यूजली तो क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट, इसको इग्नोर कर देंगे, बस ये पे करना ही करना। चले यहाँ पढ़ लेते हैं। जी जी, हाँ उसको फाइन लग रहा है, उसको फाइन जी फाइन लग रहा है। Where the taxable supplies are made to a person who has not obtained, who is not active taxpayer, ना रजिस्ट्रेशन ली है, या फिर रजिस्ट्रेशन तो ली है लेकिन क्या है, एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। A further tax shall be charged at the rate of 4% in addition to। गवर्नमेंट चाहे तो कह सकती है फलां बंदों को फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना, उनकी पूरी एक लिस्ट है। ये आप पढ़ के आएंगे कि किन किन पे फर्दर टैक्स नहीं है। कोई कंसेप्ट नहीं है, बस रटा है, 3 से 4 दफा आप पढ़ेंगे आपको याद रहो जाए। जी एसआरओ होता है, एब्रीविएशन कुछ, नोटिफिकेशन, बस ठीक है, नोटिफिकेशन, इतना औखा मैं क्यों पढ़ूं। नहीं जी, आ जाए दोबारा आगे। नोटिफिकेशन, कुछ चीजों पे कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है, उसको कैपेसिटी टैक्स कहते हैं, लेकिन होता वो भी सेल्स टैक्स है। आगे चलते हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम, ये मतलब इसके वैल्यू ऑफ सप्लाई पे नहीं लगता, पूरे की पूरी उस पे लगता है, ठीक है। कौन, इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर लगाता है, किस हिसाब से, 18%। वैल्यू ऑफ सप्लाई या रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस, डिस्काउंट अलाउड नहीं है इसमें। चले, ये तो हो गया। अब इन दोनों के जो है ये कुछ आइटम्स हैं, कितने, 20 आइटम है, बेसिकली 19 आइटम है, और आखिर पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, जो है लिखा हुआ है कि अदर आइटम भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये 10 आइटम हैं जिनको आप इंपोर्ट करें तो उस पे रिटेल टैक्स लगेगा, लेकिन 18 की बजाय 25%। क्लियर हो गया? एक तो कोई डिस्काउंट वगैरह हुआ तो उसको इग्नोर कर ले। यानी थर्ड शेड्यूल आइटम और बाकी आइटम में क्या फर्क है, जरा देख लेते हैं एक नजर। ले जी, वो कहता है ये 20 आइटम है और बाकी सारी दुनिया वाले आइटम है, इस पे टैक्स लगता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, इस पे रिटेल प्राइस पे, इस पे प्राइस ऊपर लिखी जाती है, और बाकी आइटम के ऊपर, जैसे लैपटॉप के ऊपर प्राइस नहीं लिखी होती, टूथपेस्ट पे लिखी होती है, ठीक है, जो है वो जूस पे लिखी होती है, आइसक्रीम पे लिखी होती है। ओके, इसमें डिस्काउंट इग्नोर कर देते हैं। 100 वाली चीज कितने की बेची है, 80 की बेची है, तो टैक्स 100 पे ही लगेगा। और इसमें डिस्काउंट जो है इग्नोर नहीं होता। कुछ दो कंडीशन है, इनवाइस के ऊपर लिखा हुआ और नाम्स ऑफ द बिजनेस हो तो इसमें डिस्काउंट अलाउड हो। फर्दर टैक्स विल नॉट, तू ज्यादा सोच रहा है, मरने वाला है। अच्छा, आखिरी वक्त आता है ना बंदा, अच्छी बात है, विल बी चार्ज, ठीक है, इसमें फर्दर टैक्स नहीं चार्ज किया। थर्ड शेड्यूल आइटम क्या लिखा हुआ है ऊपर, है लिस्ट में कहीं पे है थर्ड शेड्यूल आइटम, ये देखें,
कि फर्दर टैक्स जिन पे चार्ज नहीं करना उस लिस्ट में आया हुआ है कि जनाब इस पे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना। चले ये हमारा कंसेप्ट हो गया। आगे वो कहता है गवर्नमेंट चाहे तो, बस आखिरी गवर्नमेंट चाहे तो 18 की बजाय ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम आप कह रहे हैं थर्ड शेड्यूल ज्यादा ना पढ़ाएं, खत्म। नहीं जी, अगला जो है वो कहता है गवर्नमेंट चाहे तो 18 की बजाय ज्यादा या कम टैक्स लगा सकती है। तो ये कुछ आइटम है जो इंपोर्ट करें तो 18% लगेगा। 18% लगेगा या 25 लगेगा? 25 लगेगा। तेरा तू अकलमंद होता जा रहा है, मेरा बेड़ा गर्क हो जा रहा है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट चाहे तो जो है चले। अच्छा जी अच्छा, कहते मैंने पूरे सेशन में आज ध्यान से पढ़ा, ये फखर की बात नहीं, आखिरी क्लास है और आज ध्यान से पढ़ना शुरू हो गया, कोई हाल नहीं है। लें जी अब 25% लोकल सप्लाई पे भी हो सकता है, इन आइटम की लोकल सप्लाई पे भी 25% लगेगा। कल ये इसे स्टार्ट करें। थैंक यू।